आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बिजनेस स्टडीज का प्लानिंग चैप्टर। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने प्लानिंग की बहुत यहाँ पे मीनिंग लिखी है, जो कि थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स में अभी। ठीक है, तो पहले मैं इसको समझाता हूँ आपको, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहला बच्चों, प्लानिंग का मैं मीनिंग का मतलब बताता हूँ आपको। देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, वो ना हमेशा क्या करती है बच्चों, हमेशा एक प्लानिंग करती है। वो हमेशा क्या करती है बच्चों, प्लानिंग करती है। मान लो कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया बच्चों, प्लानिंग किया कि हमें 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, मान लो कि ये वाले ऑर्गेनाइजेशन ने प्लानिंग किया कि हमें 20% सेल्स को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके लिए बच्चों ये टारगेट बन गया, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल के अंदर क्या करना है, पाना है ना। तो मतलब अगर मैं पूछूं 1 साल, अगर मैं ये 1 साल है, ठीक है, मान लो कि ये 1 साल है, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आज हम लोग यहाँ पे है, ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि आज हम लोग यहाँ पे है, और ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि 1 साल के बाद, 1 साल के बाद हमें ये वाले टारगेट को अचीव करना है ना। तो आज के समय ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्टेट में, वी आर, मतलब अभी के समझ लो, आज की इसमें ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन को क्या, वी वॉन्ट टू रीच, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे रीच करना है 1 साल के बाद, वी वॉन्ट टू रीच। ठीक है, वी वॉन्ट टू रीच। ठीक है बच्चों, तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन बच्चों हमेशा क्या करती है, वो सबसे पहले ये पहले ही सोच लेती है, थिंकिंग इन एडवांस, वो पहले ही सोच लेती है कि हमें क्या करना है, व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। ये हर ऑर्गेनाइजेशन में सोच लेती है कि हमें क्या करना है फ्यूचर में। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था, मैं टारगेट बना देता कि हमें 20% सेल बढ़ाना है। ठीक है, ये है व्हाट टू डू। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बच्चों, हाउ टू डू, हाउ टू डू, कैसे करें, कैसे करें। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन जैसे डिसाइड कर लेती है कि उनका जो टारगेट है, इस टारगेट को हमें कैसे करना है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में पहले डिसाइड कर लेती है। साथ ही साथ बाय हुम, मतलब इसका भी मतलब बता दो सर। इसका मतलब बच्चों होता है कि ऑर्गेनाइजेशन है ये भी डिसाइड कर लेती है, ठीक है, हम लोगों ने टारगेट बना लिया, हम लोग ने ये भी डिसाइड कर लिया कि कैसे अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। अब ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करती है कि ये जो टारगेट है ये कौन करेगा, बाय हुम मतलब कौन करेगा। ठीक है, अब इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बच्चों, यहाँ पे व्हेन है, ठीक है, एंड व्हेन। अब यहाँ पे बच्चों व्हेन का मतलब क्या है, कब, व्हेन का मतलब क्या है बच्चों, कब। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बच्चों, ध्यान से देखना, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, थिंक इन एडवांस, मतलब वो पहले ही सोच लेती है कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, कैसे करना है, किस व्यक्ति से करवाना है, और उस व्यक्ति से कब करवाना है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों पहले ही डिसाइड कर लीजिए। तो प्लानिंग मतलब क्या होता है, ये सिर्फ सोचना है, ये फंक्शन जो है इसमें सिर्फ हम सोचते हैं। अब इसके आगे बच्चों यहाँ पे एक टेक्निकल सी वर्ड है, इट ब्रीचेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। देखो, अभी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी स्टेट में है, अभी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों यहाँ पे है, मतलब अभी भी ऑर्गेनाइजेशन इस डेट में सोच रही है कि हमें फ्यूचर में 1 साल के बाद हमें ये करना है ना। तो अभी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे है, वी आर, मतलब अभी प्रेजेंट में ऑर्गेनाइजेशन इधर पे है। इसका मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी आर मतलब प्रेजेंट में ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, और ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है, वेयर वी वांट टू रीच, मतलब टारगेट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो ये प्लानिंग जो फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ये हर ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कि वो कैसे अपने टारगेट को पूरा कर ले। तो ये दोनों के बीच में क्या करता है, ब्रिज बना देता है, एक रास्ता बना देता है। ठीक है, तो इसलिए, और यहाँ पे मैंने लिखा है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब आप प्लानिंग का, अगर मैं पूरा मीनिंग आपको एक बार बता दूं, तो प्लानिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, पहले से ही सोच लेती है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, कौन करेगा और कब करेगा। ठीक है, और ये क्या कर, और इसके आगे इट ब्रिजेस, ये क्या करती है, एक रास्ता बताती है ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन जहां प्रेजेंट स्टेज में है और वो कैसे अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये पूरा है प्लानिंग का मतलब। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बच्चों मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है और साथ ही साथ केस स्टडी के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, टॉप लेवल कंज्यूम्स मोर टाइम ऑन प्लानिंग देन अदर फंक्शन। बच्चों टॉप लेवल मैनेजमेंट जानते हो ना, टॉप लेवल मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है ना, वो प्लानिंग में सबसे ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है प्लानिंग में। ठीक है, अब सेकंड है, थिंकिंग इज एसेंस ऑफ प्लानिंग। देखो, ये जो थिंकिंग है ना बच्चों, ये क्या है, थिंकिंग
ये प्लानिंग का एसेंस है। सब ये एसेंस मतलब देखो बच्चों, आपकी लाइफ में भी ना आप सबसे एक कोई भी पीपल होगा उसे सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे, चाहे आपका डॉग होगा, कोई पेट होगा, या आपकी गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगा, या फिर आपके मॉम होंगे या फिर डैड होंगे, आप किसी ना किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे और उसके बिना ना आप रह नहीं सकते होंगे। तो वैसे ही सेम चीज ये जो थिंकिंग है ना, ये प्लानिंग का एसेंस है। मतलब थिंकिंग या प्लानिंग ये दोनों आपस में रह नहीं सकते, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लानिंग का, ठीक है। तो एसेंस मतलब होता है कि एक ऐसा सिचुएशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे थिंकिंग और प्लानिंग आपस में एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि प्लानिंग के मतलब थिंकिंग बच्चों प्लानिंग के अंदर आता है और ये थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसेंस ऑफ प्लानिंग है। तो एक नंबर में पूछ सकता है कि व्हाट इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर है थिंकिंग इज द एसेंस ऑफ प्लानिंग। अब इसके थर्ड पॉइंट है मेन पॉइंट इन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग आर। हाँ, ये भी ना आपके बोर्ड में एक बार क्वेश्चन आया था कि मेन पॉइंट्स इन डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग। तो सबसे मेन पॉइंट है बच्चों ये जो मैंने यहाँ पे मार्क करवाया ना, सबसे मेन पॉइंट है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom, बाय when। ये चार जो पॉइंट्स है ना, ये प्लानिंग की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट होते हैं। अब फोर्थ पॉइंट है मोस्ट क्रूशियल स्टेप ऑफ प्लानिंग, ठीक है। बच्चों प्लानिंग का ना एक स्टेप आता है, मैं आगे आपको एक प्रोसेस सिखाऊंगा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग में। तो वहां पे ना सबसे बहुत सारे प्रोसेस दिए हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप होता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। क्योंकि बच्चों आप ही देखो कि जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी होता है कि सबसे पहले उसको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, उसी के टारगेट के हिसाब से वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल स्टेप है प्लानिंग का, ऑब्जेक्टिव को सेट करना। अब हम लोग आ गए फीचर्स, नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग में। तो सबसे पहला है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों जो भी फर्म्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वो क्या करते हैं अपना सबसे स्पेसिफिक जो टारगेट उन्हें करना है। मतलब जैसे मैं स्पेसिफिक गोल्स मतलब देखो, मान लो कि ये जो अगर मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमें सेल्स को बढ़ाना है, हमें सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है बच्चों, जनरल गोल होता है। ये क्या होता है बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन का जनरल गोल। और अगर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बोले कि हमें फ्यूचर में सेल को बढ़ाना है 20% से 20%, देखो 20% ये ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हो गई, एकदम स्पेसिफिक हो गई कि हाँ हमें फ्यूचर में 20% बढ़ाना है। तो सबसे पहला यही है पॉइंट कि प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव का मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक एकदम स्पेसिफिक गोल बनाती है कि उन्हें एक्चुअली में क्या पाना है फ्यूचर में। अब प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो बच्चों ये जो प्लानिंग फंक्शन है ना, ये सबसे प्राइमरी फंक्शन होता है हर ऑर्गेनाइजेशन का। ये फंक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग फंक्शन नहीं होगा ना, तो कोई भी अदर फंक्शन आप नहीं कर सकते। मतलब जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन का प्लान क्या था, 20% को सेल इंक्रीज करना, है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन का प्लानिंग था। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्लान सेट नहीं करती तब तक कि कोई अदर फंक्शन जैसे ऑर्गेनाइजिंग, आप जानते हैं ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये बहुत सारे फंक्शन है जो आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बता चुका है, पिछले चैप्टर्स में बता चुका है। तो जब तक प्लानिंग फंक्शन नहीं होता ना बच्चों, तब तक ये सारे फंक्शंस भी नहीं होते। अब प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब समझते हैं आप, परवेसिव का मतलब होता है बच्चों एवरीवेयर। परवेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरीवेयर। तो प्लानिंग जो फंक्शन है ना, वो प्रेजेंट एवरीवेयर एट ऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड लेवल्स। ये प्लानिंग जो फंक्शन है ना, ये हर ऑर्गेनाइजेशन में और हर लेवल, चाहे वो टॉप लेवल क्यों ना हो, चाहे वो मिडिल लेवल क्यों ना हो, चाहे वो लोअर लेवल क्यों ना हो, हर लेवल में ये प्लानिंग का फंक्शन काम करता है। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। अब सही बात है, देखो हर ऑर्गेनाइजेशन ना क्या करती है, अपना प्लान करती है फ्यूचर के लिए। जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन ने भी क्या किया कि हमें फ्यूचर में 1 साल के बाद 20% सेल को बढ़ाना है, तो ये यहाँ पे क्या कर रही है, फ्यूचर के लिए अपना एक टारगेट सेट कर रही है। सेम चीज है प्लानिंग, जब भी हम करते हैं ना तो बच्चों हम फ्यूचर के लिए करते हैं। प्लानिंग इज फ्यूचर फोरकास्ट लुकिंग, ठीक है। तो हम हमेशा प्लानिंग क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए करते हैं। अब प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखो बच्चों, देखो इसमें क्या रहता है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव रहता है, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, तो इस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए ना बच्चों ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बहुत सारे प्लान करती है। ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, ऐसे बहुत सारे प्लान रहते हैं उनके पास। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो देखती है कि इनमें से, इन सारे प्लान में से ऐसा कौन सा प्लान होगा जिससे हम बहुत जल्दी अपने ऑब्जेक्टिव को पा लेंगे, है ना। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि प्लानिंग फंक्शन में बच्चों क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारे अल्टरनेटिव का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे, ठीक है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास में बच्चों बहुत सारे प्लान होते हैं, लेकिन उन बहुत सारे प्लान में से ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सबसे बेस्ट प्लान को चुनती है जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव को इजीली पा लेती है। तो प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग का मतलब बच्चों ये है, ठीक है। अब प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस।
अब ये जो प्लानिंग फंक्शन है ना बच्चों, ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा 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 ऑर्गेनाइजेशन में चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर ने बोला कि चलो यार मैं प्लानिंग कर लिया हूं, अब मैं घर में बैठ के चाय पीऊंगा, ऐसा नहीं है। ये मैनेजर भी ना जैसी प्लानिंग कर लेता है ना, तो उसके बाद भी वो क्या करता है, उसके बाद भी उसको प्लानिंग करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन में आके फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग को हम हमेशा हमेशा के लिए करते रहते हैं, कभी भी प्लानिंग का प्रोसेस स्टिल नहीं रहता, हम उसको हमेशा सालों साल तक महीनों महीनों तक घंटे घंटे तक हम लोग वो करते रहते हैं। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। देखो प्लानिंग करना ना बच्चों एक इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होना चाहिए। प्लानिंग करने के लिए ना आपको इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होनी चाहिए। जैसे मान लो सपोज करना कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई भी बिजनेस है, इस बिजनेस में सोचा कि ना मैं अपना मोबाइल को फ्यूचर में बेचूंगा। उसका मान लो कि कोई भी मोबाइल हो, एबीसी मोबाइल होगा उसका, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मैं एबीसी मोबाइल को अपना फ्यूचर में बेचूंगा। तो इससे क्या करना चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और प्लानिंग इमेजिनेशन प्लानिंग होनी चाहिए। कोई भी मतलब जो भी प्लानिंग है मेंटल एक्सरसाइज, मतलब प्लानिंग जो भी करता है ना उसको इंटेलिजेंट इमेजिनेशन होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर बोला कि मैं एबीसी मोबाइल फ्यूचर में लॉन्च करूंगा, तो उसको ये फ्यूचर में इमेजिन करना चाहिए कि मेरे इस मोबाइल को लॉन्च करने से क्या गवर्नमेंट में कोई घाटा तो नहीं होगा, मतलब गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कोई लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब कभी भी कोई भी आप प्लानिंग करते हो ना, तो सबसे पहले आपको उसको उस चीज को इमेजिन करना है फ्यूचर के लिए कि हाँ अगर मैं इस प्लान को बनाऊंगा तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होगी और कौन सी इससे हमें फायदा होगा। तो ये आपको ना अपने दिमाग में विजुअलाइज करना, इमेजिन करना है। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे हमें इमेजिनेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो बच्चों ये थे, मैंने अभी आपको प्लानिंग की मीनिंग बताई और फीचर्स बताए। अब इससे बच्चों कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज बेस फॉर ऑल अदर फंक्शन। तो मैंने अभी आपको बताया था इसके फीचर में, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है, अगर ये फंक्शन नहीं रहा तो आप कोई और फंक्शन भी नहीं कर सकते। मैंने यहाँ लिखा भी है बेस फंक्शन ऑन विच अदर फंक्शंस आर परफॉर्म, विदाउट प्लानिंग नो अदर फंक्शंस कैन बी परफॉर्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, प्लानिंग। ठीक है सर, प्लानिंग फंक्शन इज कंसीडर्ड एट विच लेवल। प्लानिंग फंक्शन बच्चों कौन से लेवल में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग इज परवेसिव, मतलब प्लानिंग को हम हर लेवल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर जगह फॉलो करते हैं। तो प्लानिंग किसका आंसर होगा बच्चों, ऑल लेवल्स, दैट इज टॉप, मिडल, लोअर। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी तो यही पूछा ना कि कौन से लेवल में हम लोग फॉलो करते हैं, तो टॉप, मिडल लेवल, तीनों लेवल में हम प्लानिंग फंक्शन को फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, प्लानिंग तक हम लोग ने टॉपिक कर लिया। इसके आगे वाला जो टॉपिक होगा उसको हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में जानेंगे। गाइस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल बिंग कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि आपको हमारे चैनल की सारी नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाइस आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वो जहाँ पे हमारे पास 17,000 प्लस फॉलोअर्स है, और आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हो जहाँ पे हमारे पास 78,000 प्लस फॉलोअर्स है। और गाइस आप हमारी वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको नोट्स, क्वेश्चन आंसर, कोर्सेज, बहुत सारी चीज मिल जाएगी, और यहाँ पे आप अपना कोर्स भी खुद का क्रिएट कर सकते हो और अर्निंग कर सकते हो। और गाइस हमारी कंपनी हमेशा प्रॉफिट का 25% एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी को देती है, जहाँ पे हम जो भी बच्चे फीस नहीं दे सकते, स्कूल की कॉपी बुक्स नहीं खरीद सकते, हम उनको वो सारी चीज फ्री में देते हैं। तो गाइस इसलिए हमें सपोर्ट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिंग कॉमर्स शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर की ओर। प्लानिंग के ऐसे कौन कौन से बेनिफिट होते हैं हमें प्लानिंग करने की। ठीक है सर, प्लानिंग करने के बेनिफिट आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो देखो इसको मैं ना आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि क्लास 12 के बाद, सपोज करना बच्चों क्लास 12 के बाद ना आपको मतलब सीए करना है। ठीक है, आपको सीए करना है फॉर एग्जाम्पल। तो आपने जैसे आप 12 से निकल जाओगे ना, तो आपको पता है कि हाँ मुझे आपकी डायरेक्शन बन गई है, हाँ कि मुझे ना सीए के डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, मान लो कि आप क्लास 12 से निकले, लेकिन आपको पता ही नहीं क्या यार अब मुझे करना क्या है, तो आप बड़ी कंफ्यूज रहोगे कि यार क्या करूं। ठेंगा यहाँ सबसे बड़ा ठेंगा रहेगा, आपको पता ही नहीं कि यहाँ जाओ, कहाँ जाऊं मैं, है ना। तो इसलिए हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, ये वाली सिचुएशन ना आए, तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर लेती है, एक प्लानिंग कर लेती है, और उस प्लानिंग में वो डिसाइड कर लेती है कि हाँ हमारा टारगेट ये है, तो हमें फ्यूचर में इस टारगेट के डायरेक्शन में हमें जाना है ना। तो सेम चीज यहाँ पे मैंने लिखा है, प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, मतलब प्लानिंग की हेल्प से एक ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्शन पता चल जाती है कि उन्हें जाना कहाँ है। और साथ ही साथ यहाँ पे की पॉइंट्स हैं जो केस स्टडी के लिए हेल्पफुल हो। टारगेट्स एंड गोल्स आर गिवन टू ऑल डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉयज इन एडवांस। ठीक है, इसका मतलब समझे बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर डिपार्टमेंट्स और हर एम्प्लॉयज को
पहले ही, एडवांस मतलब पहले ही बता दिया जाता है कि उनको करना क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट क्या है और उनको करना क्या है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को पता चल जाता है कि हाँ हमें ये डायरेक्शन में जाना है। जैसे आपको पता चलेगा सीए, मुझे सीए बना तो आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वैसे ही हर एम्प्लॉयज को पहले ही बता दिया जाता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट ये है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर एम्प्लॉयज को क्या करना है, इस डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडी के लिए, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे लिखा है। सेकंड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। ये भी अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि गुड प्लान कैन रिड्यूस फ्यूचर रिस्क। ठीक है, जब भी आप कोई अच्छी प्लानिंग करते हो ना, तो उससे क्या हो जाता है, फ्यूचर के जितने भी रिस्क है, फ्यूचर के जितने भी रिस्क है ना, वो कम हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाना है पूरे रिस्क। ठीक है, गुड प्लान से आपके सारे रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। प्लानिंग, ये बच्चों प्लानिंग, सबसे पहले तो ये जानो कि ओवरलैपिंग का मतलब क्या है। देखो, ओवरलैपिंग का मतलब होता है बच्चों कंफ्यूजन, कंफ्यूज होना। ठीक है, कंफ्यूज होना। और वेस्टफुल एक्टिविटीज का मतलब बच्चों वेस्टेज, वेस्टेज। ठीक है, कचरा मतलब वेस्टेज वो वाला कचरा नहीं, मतलब आपने कुछ चीज को बर्बाद कर दी, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते थे लेकिन उस चीज को आपने बर्बाद कर दी, तो उसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है वेस्टेज। तो अगर मैं इसका पूरा मीनिंग बताऊं तो इसका मीनिंग बनेगा प्लानिंग इंश्योर्स नो कंफ्यूजन एंड वेस्टेज। ठीक है, इन फ्यूचर। तो प्लानिंग की हेल्प से बच्चों क्या हो जाएगा, हमें कोई भी फ्यूचर में कंफ्यूजन नहीं होगी और कोई भी तरह की वेस्टेज नहीं होगी। अगर मैं इंप्लॉयज की बात करूं, अगर आप इंप्लॉयज को बताओगे ही नहीं कि उन्हें करना क्या है ना, तो इसको कितना कंफ्यूज होगा, अरे यार मुझे करना क्या है, मुझे तो पता ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं, ये कंफ्यूजन हो जाएगी। और क्या पता कि वहां पे फ्यूचर में जाके वेस्टेज भी हो, क्योंकि स्वाभाविक बात है बच्चों, अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो कहीं ना कहीं पे आपको पता ही नहीं कि किस डायरेक्शन में जाना है, आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, कहीं भी चले जाओगे, तो उससे आपका ही टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, कॉस्ट भी मतलब बर्बाद होगी, मतलब पैसे भी बर्बाद होंगे। तो ले देखिए प्लानिंग क्या है, प्लानिंग से बच्चों हमें ये फायदा मिलता है कि जब भी आप प्लानिंग करते हैं ना, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होती है, आपका वेस्टेज भी नहीं होता फ्यूचर में। अब फोर्थ पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। ये यहाँ पे मैंने सबसे पहला, यहाँ पे मैंने टॉप लेवल मैनेजमेंट लिखा है, ये अभी के लिए थोड़ा समझ लो क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, इसको ना मैं आपको थोड़ा लिमिटेशन, जब लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग पढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ पे मैंने इसे लिखा क्यों है वो मैं आपको रीजन बताऊंगा। अब ये सेकंड पॉइंट में आइए, फोर्सेस मैनेजर्स टू थिंक डिफरेंटली इन अ यूनिक एंड अ इम्प्रूव्ड वेज। देखो, हमारे बिजनेस की मैनेजमेंट में ना ये हमेशा कहा जाता है, ये रियल लाइफ में भी अप्लाइड है, कि मतलब मान लो कि अगर आप कोई भी फील्ड में, मान लो कि कोई भी फील्ड में आप जब जाते हैं, जैसे आप चले गए मैकेनिकल या फिर आप बिजनेस, कोई भी फील्ड में जब आप चले जाते हैं ना, तो जब आप इस कोई भी फील्ड में, मान लो कि आप बिजनेस में चले गए, ठीक है, तो आप बिजनेस, अब उस बिजनेस में आप काम करते हो, दिन रात काम करते हो, तो कहीं ना आपको आइडिया भी आती जाएगा कि यार मैं कैसे अपना बिजनेस को बढ़ा सकता हूँ, मेरे पास क्या डिफिकल्टीज आ रही है और उस डिफिकल्टीज को मैं कैसे अपने सेल्फ प्रॉफिटेबल वेंचर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैसे, और भी आपको धीरे धीरे ना आइडिया आते जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, जब भी कोई भी मैनेजर, प्लानिंग मैनेजर जो होता है ना, वो हमेशा काम करता रहता है, तो उसके दिमाग में हमेशा डिफरेंट और अच्छे इम्प्रूव आइडियाज आते रहते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। और ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट को ही सबसे ज्यादा फायदा होता है। इस पॉइंट का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका मतलब मैं आपको लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के इसमें बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप याद रखो कि मैनेजर्स को बहुत फायदा होता है, क्योंकि मैनेजर्स दिन भर प्लानिंग करते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं पे हमेशा आइडिया, डिफरेंट आइडिया आता रहता है, और उनको बहुत सारे ऐसे तरीके पता चलते हैं जो उनके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करते हैं। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखो, ये सेम फीचर्स जैसा है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है बच्चों, अल्टरनेटिव का मतलब बहुत सारी, ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बच्चों, उनके पास बहुत सारे प्लान होते हैं, तो उन बहुत सारे प्लान में से हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक बेस्ट, सबसे अच्छा प्लान को चुनती है, जिससे वो अपना ऑब्जेक्टिव को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले। अब कभी कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन मार्क आ रहा होगा कि सर पता कैसे चलेगा कि हमें बेसिकली ये वाला पॉइंट लिखना है या फिर ये, मैं यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे ना मुझे प्लानिंग फैसिलिटेट्स आएगा, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, ये इंपॉर्टेंस का पॉइंट है। ठीक है, तो कभी भी ना केस स्टडी में आपको मेंशन कर देगा कि फीचर लिखो, तो फीचर में ये वाला पॉइंट आएगा, तो आपको ये लिखना है प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग। अगर आपको क्वेश्चन में पूछेगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग करना है, तो आपको ये लिखना है प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, दोनों का मतलब ही सेम है। सो अब हमारे पास है 6 पॉइंट, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बच्चों प्लानिंग ना मैं यहाँ पे समझा देता हूँ कि हमारे पास एक प्लानिंग फंक्शन है, और आप देखना अपनी बुक में आपको एक कंट्रोलिंग फंक्शन भी दिखेगा। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग
की हेल्प से कंट्रोलिंग सिस्टम बना है, कंट्रोलिंग फंक्शन बना है। अभी कैसे बना है देखो, जब हम प्लानिंग प्लानिंग मतलब बच्चों होता है कि हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है। लेकिन कंट्रोलिंग जो है ना, कंट्रोलिंग फंक्शन, इसमें हम देखते हैं कि हम लोग ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर भी लिया है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं, है ना। तो प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मतलब प्लानिंग हेल्प्स टू मॉनिटर परफॉर्मेंस। मतलब प्लानिंग की हेल्प से बच्चों क्या हो जाता है, हम ना कहीं प्लानिंग के कारण कंट्रोलिंग बना, कंट्रोलिंग से हम क्या करते हैं, ये जान पाते हैं कि जो हम लोग ने प्लानिंग फंक्शन में ऑब्जेक्टिव बनाया था, वो ऑब्जेक्टिव हम लोग ने अचीव कर लिया है कि नहीं कर लिया है। तो कहीं ना कहीं प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। चलो, अब कभी कभी एग्जाम्स में ना कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नो इंटरप्राइजेस कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव विदाउट प्लानिंग, एक्सप्लेन व्हाट दिस स्टेटमेंट शोज। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंटरप्राइजेस अपना ऑब्जेक्टिव तब तक नहीं कर सकता जब तक प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो इसे एक्सप्लेन करने बोला है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को बता रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के पॉइंट्स आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहा है ना, कोई भी इंटरप्राइजेस अचीव नहीं कर सकता अपना ऑब्जेक्टिव विदाउट प्लानिंग। तो ये क्या बता रहा है, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव कर ही नहीं पा रहा है जब तक प्लानिंग नहीं है। तो ये क्या है, प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंस बता रहा है, क्योंकि अगर प्लानिंग होगा तो हम अपने ऑब्जेक्टिव, कोई भी इंटरप्राइजेस अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेगा। अब हाउ डज प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग कैसे डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले ना बच्चा आपको क्या लिखना है, यहाँ पे मीनिंग लिखनी है जो मैंने यहाँ पे बताई है, ये वाली, ठीक है। ये वाली आपको यहाँ पे मीनिंग लिखनी है। उसके बाद आपको ये बताना है कि प्लानिंग कैसे डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपने मीनिंग लिख दी। सेकंड पॉइंट आपको ये लिखना है, एम्प्लॉयज नो व्हाट दे हैव टू डू। अब आपने पहले ही एम्प्लॉयज को बता दिया, यहाँ पे आप इसकी मीनिंग देखो, टारगेट्स एंड गोल्स आर गिवन टू ऑल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज इन एडवांस। मतलब पूरे एम्प्लॉयज और पूरे डिपार्टमेंट को बता दिया जाता है पहले से ही कि उन्हें क्या, उनका क्या टारगेट है, उन्हें क्या करना है ना। तो जैसे ही उनको पता चल जाता है हर एम्प्लॉयज को कि उन्हें करना क्या है, तो वो अपना काम चालू कर देते हैं। उनको पता चल जाता है कि हाँ हमें ये करना है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे यूनिटी बन जाती है एम्प्लॉयज के बीच में, ठीक है। तो प्लानिंग इस तरीके से डायरेक्शन को प्रोवाइड करता है। अब व्हाट ऑल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग प्लानिंग। अगर आपको प्लानिंग चाहिए तो आपके पास, मतलब अगर आप प्लानिंग करना चाहते हो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिटी है बच्चों इंटेलिजेंस। आपके पास इंटेलिजेंस होना चाहिए, आईक्यू लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। इमेजिनेशन पावर, मतलब मैंने अभी आपको बताया, इमेजिनेशन मतलब आपको अपने मन में सोचने की शक्ति होना चाहिए कि हाँ अगर मैं ये प्लानिंग करूंगा तो इसे फ्यूचर में जाके एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो सकता है, क्या घाटा हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, ये सारी आपको मतलब विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो आपके पास इमेजिनेशन की शक्ति होनी चाहिए। फॉरसाइट मतलब फ्यूचर देखना, फ्यूचर वो वाला देखना नहीं जो आप हाथ दे के बता रहे थे, वैसा वाला देखना नहीं। मतलब आपको एक तरीके से ये कहीं ना कहीं बच्चों इमेजिनेशन के जैसा ही सेम है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है फॉरसाइट में। अब साउंड जजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी 4 चीजें हैं जो हर प्लानिंग मैनेजर के पास होनी चाहिए। तो बच्चों होपफुली अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंस और फीचर्स ऑफ प्लानिंग के ऊपर केस स्टडी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ, ये क्वेश्चन सारे अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर आप ये सब लर्न नहीं करोगे ना, आपको ये पॉइंट्स लर्न नहीं होगे, तब तो आप केस स्टडी बना नहीं सकते हो। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग के बारे में, ठीक है। सो आज हम लोग ये जानेंगे कि लिमिटेशन का मतलब क्या, मतलब प्लानिंग करने के ऐसे हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं। होपफुली मैंने हिंदी में सही लिखा हो, क्योंकि मुझे श्योर नहीं है नुकसान, ठीक है। सो प्लानिंग के ऐसे कौन कौन से नुकसान होते हैं, तो आज वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। सर अब ये रिजिडिटी का मतलब क्या है। तो बच्चों रिजिडिटी का मतलब होता है नो चेंज, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते उसे हम रिजिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। सो देखो, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना, टॉप मैनेजमेंट वो पहले से ही एडवांस मतलब पहले से ही प्लान बना देता है, ठीक है। प्लान बना देता है, और वो जो प्लान उन्होंने बना दिया है उस प्लान को जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, वो सारी टीम अपने सारे डिपार्टमेंट्स और सारे इंप्लॉयज को अपना प्लान बता देते हैं। लेकिन फ्यूचर में मान लो कि अगर कोई प्लान को चेंज करना हो, तो क्या हो जाता है, उसे चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी। मतलब इस पॉइंट का ये मतलब है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब कि प्लानिंग तो आप एक बार अगर कर दी है तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी का मतलब उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। नो चेंज मतलब चेंज नहीं कर सकते, चेंज करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या कहते हैं, पहले से ही बना लेते हैं अपना प्लान, और वो प्लान को अपनी टीम को, एम्प्लॉयज को बता देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर कोई भी चेंजेस करना हो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कोई भी मैनेजमेंट के लिए कि वो प्लान चेंज कर दे। सेकेंड पॉइंट है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। सो अब सेकेंड पॉइंट है हमारे पास प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरमेंट। अभी डायनेमिक मतलब चेंजेस, डायनेमिक मतलब बच्चों चेंजेस, ठीक है, बार बार चेंज होना, उसे हम डायनेमिक कहते हैं। अब मैंने आपको
बिजनेस एनवायरनमेंट वाले चैप्टर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो ये चीज कि जो भी बिजनेस है उस बिजनेस के ना बगल बगल में बहुत सारे क्या रहते हैं चेंजेस, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस, जैसे सप्लायर, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, लीगल चेंजेस, इकोनॉमिकल चेंजेस, तो जिसके कारण ना बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब भी हम प्लान करते हैं ना, जब भी हम प्लान करते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा प्लान हमेशा ही सक्सेस हो। अगर मान लो कि ये जितने भी फैक्टर्स हैं, अगर इन फैक्टर्स में चेंज आ गए तो उसके कारण वो हमारे बिजनेस में भी इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ भी लिखा है कि प्लानिंग कभी कभी डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता। देखो इसको मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। प्लानिंग में फेल ड्यू टू फास्ट एंड कंटिन्यूअस चेंजेस। देखो अगर आप प्लान करते हो कि कुछ भी आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करते हो कि हाँ मुझे इस बार 20% सेल को इंक्रीज करना है, और मान लो कि बहुत सारे फैक्टर्स 10 बार, मान लो कि मे बी पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो रही है, ठीक है, या फिर और भी अदर फैक्टर होंगे, तो जिसके कारण आपकी जो प्लानिंग है ना वो फेल भी हो सकती है। प्लान में फेल ड्यू टू फास्ट एंड कंटिन्यूअस चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये आपने बिजनेस एनवायरनमेंट में चैप्टर 3 में पढ़ के रखा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण बिजनेस में इफेक्ट होता है। तो प्लानिंग में भी क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मॉनिटर द फ्यूचर चेंजेस। देखो जैसे ही बाहर की एनवायरनमेंट में जितने भी चेंजेस होते हैं ना, तो उसको हम मॉनिटर मतलब स्कैन, उसे हम फ्यूचर में स्कैन नहीं कर सकते कि कौन से चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट का ये मतलब होता है। अब बच्चों आपने एक ना अपने समय में एक लाइन सुनी होगी कि हिंदी में जैसे कहते हैं कि यार मैं सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। मैं सोचा कुछ और था, हो कुछ गया। तो यही मतलब है इस पॉइंट का। कोई भी जितनी भी प्लानिंग करते हैं ना, तो सब ऑर्गेनाइजेशन प्लान करके सकती है, अरे यार मैं ये करूंगा तो ऐसा ऐसा होगा। लेकिन क्या हो जाता है, हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी यही सिचुएशन हो जाती है। इसको मैं लिख देता हूं, जो सोचा था उसका उल्टा हो जाना। ठीक है, तो ये जो आपकी हिंदी लैंग्वेज है ना, ये सेम चीज इस पॉइंट को बता रही है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करती है लेकिन उसका कभी कभी उनको उल्टा पड़ जाता है। ठीक है, तो प्लानिंग में नॉट वर्किंग डायनेमिक एनवायरनमेंट तो आपने अब समझ लिया। अब थर्ड पॉइंट है रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब तो इसमें ये इस पॉइंट में मैंने सबसे पहले लिखा है फॉर सबऑर्डिनेट। अब सर इसका मतलब ये आपने क्यों लिखा, ये भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चों। अब देखो आपको याद होगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में मैंने आपको एक लिखा था, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। मतलब इंपॉर्टेंस में दिया है कि प्लानिंग के कारण एक बंदे का आइडिया उसका वो इनोवेट होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पे दिया है कि रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, मतलब एक पर्सन का टैलेंट को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में जब मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ा था, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, तो ये जो पॉइंट है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को देखकर रखा गया है। लेकिन इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि ये सब ऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। मतलब देखो अगर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में बच्चों ये टॉप प्रमोट्स इनोवेटिव, मतलब टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है ना उसके लिए प्लानिंग असरदार होता है, क्योंकि उन्हें इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करने के लिए यह हेल्प करता है प्लानिंग। बट अगर मैं बात करूं लिमिटेशन की, तो बच्चों ये क्या करता है, ये सब ऑर्डिनेट की ना टैलेंट को रिड्यूस करता है, क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। अब ये कैसे, ठीक है, तो ये पॉइंट कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे प्रमोट आइडिया इंपॉर्टेंस में दिया है और लिमिटेशन में ऐसा दिया है। तो आप होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया था। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स, ये सबसे मेन पॉइंट है। एम्प्लॉयज बिकम ब्लाइंड फॉलोअर्स, अगर एग्जाम्स में आप ये ब्लाइंड फॉलोअर्स लिख दिए ना, तो मतलब समझ लो कि आप टीचर आप पे बहुत खुश हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके आगे लिखा है बिकॉज दे कुड नॉट चेंज प्लान एज प्लान इज डिसाइडेड बाय टॉप मैनेजमेंट। देखो जो भी वर्कर्स एम्प्लॉयज होते हैं ना, तो उनको हमेशा उनकी ड्यूटी वही होती है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है। मतलब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उन्हें बता दिया कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है, तो एम्प्लॉयज को उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज को लगता भी है कि नहीं यार इस काम से करूंगा तो फिर फ्यूचर में जाके मुझे भी घाटा होगा, साथ ही साथ मेरी पूरी कंपनी या बिजनेस में भी घाटा होगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयज, लेकिन क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होता है ना वो अपने टॉप मैनेजमेंट को भी बताता है कि सर अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो इससे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को बोलती है नहीं, जो हमने तुम्हें कहा वो तुम्हें वही करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉयज भी क्या जाता है, गुस्सा हो जाता है और टॉप बोलता है कि अच्छा इन्होंने मेरी बात नहीं मानी ना, ठीक है, फ्यूचर में अगर कुछ मैनेजमेंट में घाटा हो गया, बिजनेस में घाटा हो गया, तभी जाके ये टॉप लेवल मैनेजमेंट को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में भी यही होता है। जब हम अपने टॉप मैनेजमेंट को ये बात करते हैं कुछ भी रिलेटेड बात, तो वो हमेशा हमारे कभी कभी हमसे डिसएग्री होता है। ठीक है, तो फिर हम हमेशा कहते हैं कि अच्छा हमारी बात नहीं मान रहे हैं, देखना फ्यूचर में जाके इनको ही घाटा होगा। तो एक्जैक्ट सेम चीज यहाँ भी है। एम्प्लॉयज क्या जाते हैं बच्चों, ब्लाइंड फॉलोअर्स हो जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वो क्या कहते हैं, वो प्लान को चेंज नहीं कर पाती, क्योंकि प्लान जो है टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है। जो टॉप मैनेजमेंट ने प्लान बनाया उसी प्लान को एम्प्लॉयज को फॉलो करना पड़ेगा, वो प्लान को चेंज नहीं कर सकती। तो इट रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी का मतलब बच्चों ये है। ठीक है, अब है फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखो जब भी आप प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग में बच्चों बहुत सारे खर्चे आते हैं। खर्चे सर एक्सपेंसिव, कॉस्ट मतलब एक्सपेंसेस।
ठीक है, बहुत सारे खर्चे आते हैं। जैसे आपने क्या किया, प्लानिंग करने के लिए कोई एक्सपर्ट मैनेजर को बुलाया, उसको भी पैसा दोगे आप, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्स डाटा फिगर्स कलेक्ट करने के लिए भी उनको पैसा बहुत सारा खर्चा हो जाता है, डाटा एनालाइज करने के लिए भी पैसा खर्चा हो जाता है, या प्रोफेशनल मीटिंग या बोर्ड रूम मीटिंग, मतलब कोई व्हाइट कॉलर पीपल को जानते हैं जो एकदम टॉप लेवल मैनेजर्स या फिर सीईओ कोई भी कंपनी का या सीईओ कोई भी आ गया, तो उसकी मीटिंग अरेंज करने के लिए भी बच्चों कुछ पैसे आ जाते हैं। प्लानिंग करने से ना बहुत हमें खर्चा होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो प्लानिंग ना, उस प्लानिंग बच्चों बहुत टाइम कंज्यूमिंग पीरियड है। ये बेसिकली मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखो जैसे कभी कभी जैसे हमें एग्जाम्स के समय में ना हमें पीएल मिलता है, मे बी आपका ले लो कि अकाउंट्स का एग्जाम है, नहीं चलो या ले लो कि मतलब आपका एग्जाम है, ठीक है, आपका मतलब एग्जाम है बिजनेस, मतलब जो भी एग्जाम है, तो इसके लिए ना हम लोग को पीएल मिलती है, प्रिपरेशन लीव, हमें छुट्टी मिलती है कि हम उस छुट्टी के समय में पढ़ ले। लेकिन क्या हो जाता है, आपके साथ भी हुआ होगा कि हम जब भी छुट्टी मिलता है ना तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, अरे यार अभी छुट्टी है कि क्या करें, पहले बिजनेस करें या इकोनॉमिक्स करें या अकाउंट्स करें। तो आप ये प्लानिंग कर करके आप ना वो चीज को सोचते ही सोचते कभी कभी इतना टाइम चले जाता है कि आपको मतलब कुछ मतलब आपका टाइम पर नुकसान हो जाता है बेसिकली, ठीक है। आप बस उस चीज को सोचते ही रहते हो, सोचते ही रहते हो, प्लान करते रहते हो, यार बिजनेस करूं, अकाउंट्स करूं, इकोनॉमिक्स करूं या फिर इंग्लिश पढ़ूं और जो सब्जेक्ट पढ़ूं, तो आपके सोचते सोचते ना आपका पूरा टाइम निकल जाता है। तो सेम चीज ना बड़ी बड़ी कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन में भी ये सारी चीजें होती है। वो क्या कहते हैं, समटाइम्स प्लानिंग टेक सो मच टाइम। कभी कभी बच्चों प्लानिंग क्या हो जाता है, इतना टाइम लेता है कि आप उस प्लान को इम्प्लीमेंट का मतलब सर, इम्प्लीमेंट का मतलब है अमल में लाना। मतलब इम्प्लीमेंट मतलब बच्चों जो चीज सोचा है उसको आप इम्प्लीमेंट करो रियल लाइफ में, अमल में लाना। या फिर मैं आपको इसको हिंदी की लैंग्वेज में तो बता दिया, इसको मैं आपको इंग्लिश में बताऊं तो पुट इनटू एक्शन, मतलब उस चीज को एक्शन में लाना, जो आपने सोचा उसको एक्शन में लाना, उसे हम इंप्लीमेंट कहते हैं। तो कभी कभी बच्चों प्लानिंग इतना टाइम ले जाता है कि हमें उस प्लान को इंप्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता। जैसे एनुअल प्लानिंग में मतलब पूरी साल भर की जब हम प्लानिंग करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन दिन भर सोचता रहता है, लेकिन उस प्लान को वो रियल लाइफ में अमल नहीं कर पाता है। तो सेम चीज है, प्लानिंग क्या है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अब 6 पॉइंट है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कहूंगा कि ये जो स्टार है इसके ऊपर ना आप जलेबी भी बना लो, जलेबी है ना। जलेबी क्यों बनाए सर, ये देखो इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ इस पॉइंट में जलेबी इसलिए बनाया कि आप इस पॉइंट को अच्छे से अपने दिमाग में बसा लो। जैसे जलेबी खाते हो ना, वैसे इस पॉइंट को अपने दिमाग में अच्छे से बसा लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो वंस प्लान वर्क विल वर्क अगेन। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। देखो सपोज करना कि मान लो कि प्रीवियस ईयर एक बिजनेस था, कोई भी बिजनेस ले लो, एबीसी बिजनेस ने ना एक प्लान बनाया और उस प्लान की हेल्प से इस कंपनी को 50 लाख का प्रॉफिट हो गया। कितने लाख का बच्चों, 50 लाख से इस कंपनी को प्रॉफिट हो गया, एक प्लान बनाया। तो इस कंपनी ने सोचा यार मैंने पिछले साल तो ये वाला एक प्लान बनाया था जिसका मेरे को 50 लाख फायदा हो गया, एक काम करता हूँ अगले साल भी ना मैं वही सेम प्लान को फॉलो करूंगा, तो अगले साल भी ना मुझे क्या पता 50 लाख के ऊपर प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो कंपनी, लेकिन ना मान लो कि इस एबीसी कंपनी ने क्या किया, वही पिछले साल का प्लान इस साल भी यूज कर लिया, जिसके कारण कंपनी को क्या हो गया बच्चों, 50 लाख का घाटा हो गया। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि जो भी प्लानिंग आप पिछले साल करते हो या फिर जो भी आप प्रीवियस टाइम पे जो भी प्लान यूज किए हो, वो प्लान एक्चुअल में फ्यूचर में भी सक्सेसफुल रहे उसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने, वंस प्लान वर्क, जो प्लान आपने पिछले साल या फिर पहले आपने जो भी प्लान बनाया था, वंस इसका मतलब है इतने वर्ड का मतलब है पिछले बार, मतलब प्रीवियस टाइम में जो भी आपने प्लान किया था, प्रीवियस प्लान विल वर्क अगेन, मतलब वही प्लान क्या फ्यूचर में भी वर्क करेगा, पिछले जो आपने प्लान किया था क्या वो फ्यूचर में भी वर्क करेगा। तो सेम चीज यहाँ पे प्लानिंग डज नॉट गारंटी के सक्सेस का मतलब यही है कि अगर आपने जो प्लान पिछले साल किया है तो जरूरी नहीं है कि वो प्लान वापस मतलब काम करे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे समझा दिया दैट, इसे और एक्सप्लेन किया है दैट देयर इज नो गारंटी दैट प्रीवियसली ट्राइड एंड टेस्टेड प्लान्स विल लीड टू सक्सेस इन ईच एंड एवरी सिचुएशन और इन फ्यूचर, ठीक है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, अब भाई ये तो जरूरी बात है, जरूरी है क्या कि हम जो भी प्लान बनाए वो 100% करेक्ट हो, गलत भी तो हो सकता है ना। तो सेम है, लैक ऑफ एक्यूरेसी का मतलब प्लानिंग इज नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट, ठीक है। अब हमने तो लिमिटेशन पढ़ लिया, अब ये लिमिटेशन से ना रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स वर्किंग आउट डिटेल्स फॉर फ्यूचर व्हाई डज इट इंश्योर सक्सेस। अब इस पॉइंट को देख के ना आप ध्यान से समझना, ये पॉइंट कह रहा है कि अगर हम प्लानिंग में इतना वर्क करते हैं और पूरी डिटेल्स निकालते हैं फ्यूचर में, तब भी हमें प्लानिंग में सक्सेस क्यों नहीं मिलती, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में आया था और ये क्वेश्चन इस वाले पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, प्लानिंग से हमें सक्सेस नहीं मिलती।
हमेशा नहीं मिलती, मिलती है लेकिन हमेशा नहीं मिलती, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ पे सीधा सा लिख देता हूँ 6 पॉइंट जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इस प्लानिंग एक्चुअली वर्थ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, मतलब क्या प्लानिंग में सही में ज्यादा खर्चा आता है? तो ये थोड़ा आंसर इसका चटपटा है। अच्छा चटपटा कैसे है? देखो देखो, प्लानिंग में तो आप सभी मानते हैं कि बहुत खर्चे आते हैं, लेकिन खर्चे तो आते हैं लेकिन प्लानिंग का बहुत फायदा होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना है आपको, लिखना तो है कि हाँ इस प्लानिंग मतलब इस प्लानिंग एक्चुअली वर्थ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, प्लानिंग में खर्चा तो जरूर आता है लेकिन इसके बहुत सारे बेनिफिट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग भी क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो और मैं और एक चीज बता दूं कि अगर बच्चों 5 मार्क्स का आएगा ना, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन के मतलब मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो देखो अगर इस प्लानिंग एक्चुअली वर्थ ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व, तो देखो यस से आपको 1 नंबर मिल गया और बेनिफिट अब बच्चा कितना नंबर, 4 नंबर। तो बेनिफिट की अपने आप आपको प्लानिंग के 4 पॉइंट्स लिखना है, ठीक है। लॉजिकल है। डू यू थिंक प्लानिंग कैन वर्क इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट? नो, क्योंकि ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया ये वाले पॉइंट में। सर बताइए कौन सा पॉइंट, ये वाले पॉइंट में, सेकंड वाले पॉइंट में, कि जरूरी नहीं है कि प्लानिंग हमेशा डायनेमिक एनवायरनमेंट में वर्क करी। तो वही है सेकंड, कौन सा है ये, सेकंड पॉइंट है, ठीक है। तो ये है सेकंड पॉइंट में आपको ये एक्सप्लेन करना है। अब ये 3 क्वेश्चन जो है ना, इसमें आपको पूरा आंसर एक्सप्लेन करना है, जो मैंने आपको पूरा लिमिटेशन बताया है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। व्हाई ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट ऑलवेज एबल टू अकॉम्प्लिश ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ऑब्जेक्टिव को पार नहीं देती। समटाइम्स प्लानिंग फेल्स इन स्पाइट ऑफ द बेस्ट एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट, कभी कभी मैनेजमेंट बहुत एफर्ट लगाता है बट तभी प्लान फेल क्यों हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें भी आपको लिमिटेशन बताना है। थ्रू प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मैनेजमेंट, यस इट इज नॉट अ रेमेडी फॉर ऑल द सॉल्यूशन। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मैनेजमेंट का, लेकिन तभी वो हमें इतना प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करता है। तो ठीक है, तो इसमें भी आपको लिमिटेशन एक्सप्लेन करना है। अब ये 4 नंबर में होगा 4 पॉइंट, 3 नंबर में होगा 3 पॉइंट। तो क्वेश्चन मार्क्स के हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। आज हम लोग ये जानेंगे कि प्लानिंग के ऐसे कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, ठीक है। सो सबसे पहला प्रोसेस है हमारे पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। देखो कोई भी फर्म हो, चाहे वो प्रॉफिटेबल फर्म हो, नॉन प्रॉफिटेबल फर्म हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो सबसे पहले ना सोचता ये है कि उसे करना क्या है। वो उनके दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क रहता है कि उन्हें करना क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, सबसे पहले अपना एक टारगेट बनाता है कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है, ठीक है। अब जैसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट बन जाएगा तो फिर क्या होगा, वो उसके हिसाब से, टारगेट के हिसाब से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्स को करेक्ट करेगी। सर अब ये फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल मतलब होता है लोग। जैसे टारगेट आपको पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, तो आप उसके हिसाब से लोग को इकट्ठा करोगे जो लोग इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। सेकेंड चीज, आप पैसे, फाइनेंशियल मतलब पैसे कलेक्ट करोगे कि इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, ठीक है। तो जब, ठीक है, फिर जैसी, और सेकंड बात यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि इट इज कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय। जैसे ही एक ऑब्जेक्टिव सेट हो जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो ऑब्जेक्टिव को पूरे एम्प्लॉयज को बता देती है। कम्युनिकेटेड मतलब बताना, ठीक है। सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले क्या करती है, अपना टारगेट सेट करती है। तो सबसे फर्स्ट प्रोसेस है कोई प्लानिंग प्रोसेस का, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड पॉइंट है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। सर अब डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब, सबसे पहले तो आप ये जानो कि प्रीमाइसेस का मीनिंग ये है। प्रीमाइसेस का मीनिंग ये है, assumptions regarding future। सो सीबीएसई में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन प्रीमाइसेस, तो आपको ये लिखना है कि assumption regarding future। देखो कोई भी फर्म हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ना, वो क्या करती है, सोचती है कि उसका तो सबसे पहले टारगेट बना लेती है, फिर उसके बाद वो सोचती है कि जो हमारा टारगेट बना है और उस टारगेट को हम अगर मार्केट में लॉन्च करेंगे, सपोज करना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है, मान लो कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ये क्या करती है, मोबाइल बनाती है। मान लो कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, मोबाइल मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने ये सोचा कि यार चलो काम करते हैं, मोबाइल को मार्केट में लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये जानेगी कि अगर वो अपना प्रोडक्ट, अपना टारगेट को अगर वो मार्केट में लॉन्च करेगी तो उससे क्या क्या इफेक्ट आएंगे। आपने सबसे पहले तो ये जान लो फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस, जो कि आपने चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर देख लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये देखती है कि वो अगर टारगेट को अपना लॉन्च करेगी तो उसमें मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा। सपोज करना कि ये मोबाइल, अगर ये कंपनी ये सबसे पहले मोबाइल को लॉन्च करने से पहले ये सोचेगी, अपना मोबाइल को लॉन्च करने से पहले ये सोचेगी कि अगर मैं अपना मार्केट, मतलब मैं अगर मार्केट में मोबाइल को लॉन्च करूंगा तो इससे सोशल फैक्टर में क्या इफेक्ट आएगा, पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आएगा, लीगल फैक्टर में क्या आएगा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएगा, मेरे सप्लायर्स को क्या इफेक्ट आएगा। हर चीज क्या करेगी, वो सबसे पहले सोचेगी कि अगर मैं अपना मार्केट में लॉन्च करूंगी तो उससे क्या इफेक्ट आएगा। मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लो कि प्लानिंग करते समय कंपनी सोचती है कि अगर वो मार्केट में लॉन्च करेगी तो सोशल फैक्टर में, मतलब मान लो कि आपने इस मोबाइल का नाम इस तरीके से रखा कि
इस मतलब इसका नाम एक ऐसा रखा जो हमारे इंडिया में उसका मतलब गलत होता है। तो मान लो कि अगर इस मोबाइल, तो सबसे पहले कंपनी ये सोचेगी कि अगर मैं अपना मोबाइल को लॉन्च कर रहा हूँ तो इससे सोशल फैक्टर में क्या आएगा, क्या अगर इससे मान लो कि अपना नाम ही मैं ऐसा रख दिया जो इंडियन लैंग्वेज में जिसका गलत मतलब है, तो इससे आप समझ लो कि कोई भी लोग या फिर फैक्ट्री में या जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा। और जो भी ऑर्गेनाइजेशन वो ये भी सोचेगी कि अगर मैं मोबाइल लॉन्च करूंगा जैसे पॉलिटिकल फैक्टर, कोई भी पॉलिटिकल इशू तो नहीं होगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ये भी सोचती है, ये सिर्फ सोचती है कि अगर मैं अपना प्रोडक्ट को, अपना टारगेट को मार्केट में लॉन्च कर देंगे तो इससे डिफरेंट फैक्टर्स में क्या इफेक्ट आएगा, लीगल फैक्टर में क्या इफेक्ट आएगा, मान लो कोई लीगल केस तो नहीं हो जाएगा कि ठीक है, और भी टेक्नोलॉजिकल और भी सारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे सेकंड प्रोसेस ये है सेटिंग ऑब्जेक्टिव के बाद कि ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि अगर वो अपना टारगेट को मार्केट में लॉन्च कर देगी तो उससे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स में क्या इफेक्ट आएगा, रिएक्शन क्या होगा उनका। तो सेकंड पॉइंट में वही लिखा है मैंने, रिएक्शन ऑफ एक्शन, मतलब अगर आपने जो भी एक्शन किया है तो उसका रिएक्शन क्या होगा टू डिफरेंट फैक्टर्स, वो ऑर्गेनाइजेशन जानती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। आइडेंटिफाई करना मतलब पहचानना, अल्टरनेटिव मतलब अलग अलग, अलग अलग, और कोर्स मतलब होता है प्लान, पता करना अलग अलग प्लान को। ठीक है, तो मान लो सपोज करना कि एक देखो सबसे पहले तो जान लो कि व्हाट आर ऑप्शंस अवेलेबल। इसका मतलब इजी सा छोटी सी मतलब मैं बताऊं तो इसका मतलब है व्हाट आर ऑप्शंस अवेलेबल, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है कि वो अपना ऑब्जेक्टिव को, अपना टारगेट को अचीव कर ले। सपोज करना कि आपके बुक में एक अच्छा एग्जांपल है तो मैंने उसी को पिकअप किया है। सपोज करना कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया कि उसे अपना जो मोबाइल है, मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना मोबाइल को उसको 10% तक का सेल बढ़ाना है। ठीक है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, वो सबसे पहले अपना ये चेक करेगी कि अगर मुझे ये टारगेट को पूरा करना है तो मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन के पास प्लान ए है, प्लान बी है, प्लान सी है, जिसके कारण ये टारगेट कंप्लीट हो सकता है। सपोज करना कि प्लान ए है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि यार एक काम करेंगे अपने मोबाइल में ना बहुत सारा डिस्काउंट दे देंगे। सपोज करना आप भी देखते हो ना कि बहुत सी मार्केट में डिस्काउंट देते तो कितनी भीड़ होती है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स को पहले आइडेंटिफाई करती है कि कौन कौन से प्लान है जिसके कारण मेरा टारगेट फुलफिल हो सकता है। वो क्या कर सकती है, पहले प्लान ए में देख सकती है कि जैसे प्लान ए वो बना सकती है कि वो ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट है जिसके कारण लोग आके खरीदेंगे और सेल भी बढ़ जाएगा। एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट, सपोज करना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको सिर्फ महाराष्ट्र में जानते थे, अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि यार एक काम करता हूँ मैं एक काम करता हूँ कि ना मैं एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ। एडवर्टाइजमेंट क्या होगा, जैसे न्यूज़पेपर में डाल दिया, टीवी में डाल दिया, तब लोग को पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोबाइल बेचती है, तो लोग क्या करेंगे और खरीदना चालू करेंगे जिसके कारण सेल बढ़ जाएगा। प्लान सी जैसे डोर टू डोर फैसिलिटी, ठीक है, जिसके कारण जैसे दरवाजे में आके फैसिलिटी, वो सारी फैसिलिटी भी देंगे जिसके कारण सेल बढ़ सकता है। तो इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि जो आपने फर्स्ट में टारगेट बनाया है, इस टारगेट को पाने के लिए आपके पास कौन कौन से ऑप्शन, कौन कौन से प्लान अवेलेबल है। ठीक है, सो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब। फोर्थ है इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। इवेलुएट का मतलब आप जानो, इवेलुएट मतलब होता है कैलकुलेट करना या फिर जज करना। ठीक है, अल्टरनेटिव का मतलब अलग अलग, कोर्स मतलब प्लान। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, जो भी प्लान आपने ऊपर बनाया है उसका क्या करते हो, आप उसको कैलकुलेट करते हो। आप ये सारे प्लान में से क्या करोगे, आप जैसे प्लान ए में से आप निकालोगे कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। प्लान बी में से भी आप क्या करोगे, पॉजिटिव पॉइंट निकालोगे, नेगेटिव पॉइंट निकालोगे। प्लान सी में से भी आप पॉजिटिव पॉइंट निकालोगे, नेगेटिव पॉइंट निकालोगे। मतलब इस प्रोसेस में आप क्या करते हो, जो भी प्लान आपने ऊपर बनाया है उसे आप देखते हो कि इन सारे प्लान में से अच्छे इस प्लान को अगर अप्लाई करेंगे, इस प्लान को यूज करेंगे तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या होंगे, इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या होंगे। प्लान बी को इस्तेमाल करेंगे तो इससे फायदा हमें क्या होगा, कितना नुकसान होगा। प्लान सी से हमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इसमें इवेलुएट करते हो, कैलकुलेट करती है कि भाई हाँ अगर प्लान ए यूज करेंगे तो हमें 5 फायदे होंगे, लेकिन इससे हमें 1 घाटा हो जाएगा। ठीक है, प्लान बी को अगर इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें मान लो कि 3 फायदे हो जाएंगे, ठीक है, और 3 घाटे हो जाएंगे। मान लो कि प्लान सी इस्तेमाल किया, अगर प्लान सी इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि अगर प्लान सी, वो कैलकुलेट करती है कि अगर प्लान सी इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमें 2 फायदे हो जाएंगे, 1 नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करती है, इवेलुएट, कैलकुलेट करती है। ठीक है, इवेलुएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज का ये मतलब है। ठीक है, अब यहाँ पे आप मेरे साथ एक सितारा बना के एक बात लिख लो कि दिस प्रिंसिपल, मतलब दिस प्रिंसिपल नहीं कहेंगे, दिस स्टेप follows science not rule of thumb। ये जो पॉइंट है ना, ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब को फॉलो करता है, सो ये 1 मार्क्स में आ सकता है, जो कि चैप्टर 2 में आपने पढ़ के रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, मतलब
अब तो अल्टरनेटिव का मतलब है बच्चों यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, अलग अलग। तो जितने भी अलग अलग प्लान है, जितने भी आपके अलग अलग प्लान है, जितने भी आप देखो, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया अलग, मतलब सबसे पहले आपने देखा कि मेरे पास कौन कौन से अलग अलग प्लान है। उसके बाद आपने क्या किया, कैलकुलेट किया अलग अलग प्लान को, आपने देखा कि इनमें से सबसे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या है हर प्लान में। थर्ड पॉइंट का मतलब है सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव, मतलब ऐसा प्लान सिलेक्ट करो जो सबसे प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड, मतलब ऐसा प्लान इस्तेमाल करो जो कि बहुत प्रॉफिटेबल हो। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो ऐसा ऐसा प्लान यूज करती है, ऐसा प्लान सिलेक्ट करती है जिसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मिनिमम लॉस हो। अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये पिछला वाला पॉइंट्स में, तो आप मुझे बताओ कि ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा प्लान यूज करना चाहिए। तो आप सभी बोलेंगे कि सर ऑर्गेनाइजेशन को ना प्लान ए यूज करना चाहिए, क्योंकि प्लान ए में सबसे ज्यादा फायदा है और कम नुकसान है, ठीक है। तो सेम चीज लिखा है कि मैक्सिमम फायदा होना चाहिए, मैक्सिमम फायदा होना चाहिए और मिनिमम लॉस होना चाहिए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्लान यूज करती है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का मैक्सिमम फायदा हो और मिनिमम लॉस हो, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, अगर मैं एग्जांपल के तौर से जाऊं तो ऑर्गेनाइजेशन प्लान ए को चूज करेगी, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है, सबसे कम मिनिमम पॉइंट है, ठीक है। अब 6 पॉइंट है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। अब जो आपने सोचा है उसे आपको रियल लाइफ में अपनाना है, अमल में लाना है। तो इंप्लीमेंट का मतलब होता है पुट इनटू एक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि पुटिंग प्लान इनटू एक्शन। इंप्लीमेंट का मतलब है जो चीज आपने सोची है उसे आपको अस्तित्व में लाना है, ठीक है। तो इंप्लीमेंटिंग द प्लान का मतलब ये है। अब जैसे ही आप इंप्लीमेंट कर देते हो ना, तो वो प्लान आप क्या कर देते हो, एक बार वापस अपने एम्प्लॉइज को बता बता देते हो, बता देते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फॉलो अप एक्शन। अब देखो, हर आपने एक फीचर पढ़ा है प्लानिंग का कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, अब यहाँ पे इसका यूज होगा। देखो ये पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने प्लान कर दिया और आपने उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया, तब भी कोई भी मैनेजर का काम वहीं पे खत्म नहीं होता। मतलब अगर आपने सोचा कि अरे यार मैंने तो प्लान भी बना दिया, मैंने तो इंप्लीमेंट भी कर दिया, मेरा काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं होता बिजनेस में। जब आप प्लान करते हैं ना, तो उसके बाद भी, और आप उसको इंप्लीमेंट करते हो तब भी, उसके बाद भी आपकी ड्यूटी है कि आपको अपना प्लान को क्या करना है, मॉनिटर करना है। मतलब आप जानते हो क्लास मॉनिटर क्या करता है, वो आपकी सारी हरकतों को चेक करता है। तो सेम चीज क्या करना है, मॉनिटर का मतलब होता है चेक करना। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने इंप्लीमेंट कर दिया प्लान को, आपको क्या करना है, उस प्लान को चेक करना है टू सी इम्प्लीमेंटेड, टू सी प्लान इम्प्लीमेंटेड, मतलब जो प्लान आपने इंप्लीमेंट किया है ऊपर वाले स्टेज में, क्या वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। मतलब मान लो कि ये आपने क्या किया, आपका टारगेट था सेल को करने का, तो आज सेल को करने के लिए आपने प्लान ए चुना। अब ए चुन के उसको क्या कर दिया, सिलेक्ट कर दिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया। तो आपको ये चेक करना है कि प्लान ए जो हमने इंप्लीमेंट कर दिया है, क्या वो ऑब्जेक्टिव को पूरा कर रहा है कि नहीं, क्या वो करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। और फ्यूचर में अगर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि नहीं यार इसमें थोड़ी बहुत चेंज होने चाहिए, तो वो क्या कर देते हैं, इस प्लान में थोड़ी बहुत चेंज भी कर देते हैं इफ नीडेड, ठीक है। तो आप देखोगे कि प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस को फुलफिल करा है। इवन आपने प्लान बना भी दिया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया, तब भी आपकी ड्यूटी क्या है, उसको बार बार चेक करना, और उसमें अगर थोड़ी सी भी चेंज लगते तो उसको चेंजेस करना, ठीक है। तो यही था आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में, सॉरी। तो अगली लेक्चर में मैं आप सभी के साथ मिलता हूँ। बाय, एंजॉय, टेक केयर एंड चीयर्स। सो गाइस, लेक्चर को ख़त्म होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नोट्स और केस स्टडी कैसे ले सकते हो। तो आपको गूगल में सिंपली क्या करना है, बिंग कॉमर्स सर्च करना है। फिर गाइस आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, हमारी वेबसाइट भी मिल जाएगी, देख सकते हैं आप bingcommerce.in। तो गाइस जैसे ये वेबसाइट हमारी खुल जाएगी, तो आप मान लो कि आप क्लास 12th में हो, तो आप यहाँ पे क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ में यहाँ क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और गाइस ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए कि क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ की केस स्टडी चाहिए, तो इधर आके केस स्टडी में क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी केस स्टडी यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, लेकिन सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी।